सीपीसी में आपका ये सेक्शन 114 हमने शुरू किया था और आपका जो सेक्शन 114 है इसमें भी आपका क्वेश्चन बनता है और इसमें ये बताया गया था कि पुनर्विलोकन का प्रावधान है, यानी कि इसको हम कहते हैं, बता रहे थे रिव्यू, या उर्दू में इसको कहा जाता है नज़रसानी या रिव्यू, या आसान भाषा में कहा जाता है पुनर्विचार। पुनर्विचार का मतलब ये हुआ कि जिस न्यायालय ने डिक्री या आदेश पारित किया है वह वही न्यायालय और सामान्यतः वही न्यायाधीश उस डिक्री या आदेश पर एक बार पुनः सुनवाई करता है, एक बार पुनः उस पर विचार करता है और विचार करके या तो चाहे तो पूर्ववर्ती डिक्री को या आदेश को बनाए रख सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है या उसको उलट सकता है। अब यह है कि पुनर्विलोकन के लिए जो एप्लीकेशन दिया जाएगा सिविल मामलों में वह सामान्यतः कितने दिनों के अंदर दिया जाएगा, तो बताया गया था 30 दिन के अंदर, यानी कि 30 डेज। इसके बाद जो रिव्यू का अधिकार है एक सब्सटेंसिव राइट है पक्षकार का, यानी कि एक सारभूत अधिकार है, प्रोसीजरल या प्रक्रियात्मक नहीं है। रिव्यू कि कब हो सकेगा कब नहीं ये तो बैरेक्ट से हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका कोरिलेट करना है और जहाँ जहाँ से सेक्शन कोरिलेट हो रहे हैं उसको देखना है। जो कोरिलेशन में हमने बताया था कि सबसे पहले आप पढ़िए आदेश 20 का नियम 3, यानी कि सीपीसी के आर्डर 20 के रूल 3 से रिव्यू उत्पन्न होता है। इसके बाद पुनर्विलोकन के लिए आपका सारभूत प्रावधान या सारवान प्रावधान 114 सीपीसी में है और इसके लिए जो प्रोसीजरल प्रावधान है, प्रक्रियात्मक प्रावधान है, वह आर्डर 47 में। इसके अलावा आप जो पढ़ेंगे दो बातें और आपको पढ़नी पड़ेगी और एक हम कोरिलेट करेंगे 104 के क्लाज 2 से, यानी कि आदेश का क्या पुनर्विलोकन होगा कि नहीं, यानी कि नहीं, आदेश का पुनर्विलोकन से मतलब नहीं भाई, वो अपील के बारे में है। और देखिए आपका आदेश 47 में ही आपका सिविल मामलों में इसी में नियम बताया जाएगा कि एक बार जब सिविल न्यायालय पुनर्विलोकन कर लिया है तो क्या दोबारा फिर पुनर्विलोकन वह कर सकता है कि नहीं, ये आर्डर 47 में ही दिया गया है। तो दोबारा पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, यानी कि दोबारा पुनर्विचार नहीं कर सकता। इसके साथ आपका बताया गया था सीआरपीसी की धारा 362 पढ़ना है और संविधान का अनुच्छेद जो पढ़ना है वह 137 पढ़ना है और 142। तो सबसे पहले फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं, पहले संविधान और सीआरपीसी बता दिया जाए, तब सीपीसी में आपका आदेश 20 के नियम 3 से उठाते हैं और यहीं से आप पढ़ते समय भी उठाइएगा। देखिए सबसे पहले आपराधिक मामला मैंने संविधान देखा जाए, मैं बताया भी था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय चाहे मामला सिविल हो या आपराधिक हो या कोई भी हो, अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, यानी कि उसका पुनर्विलोकन कर सकता है और दूसरी बार निर्णय सुना सकता है। यानी कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किसी मामले में सुनाया, उस फैसले पर पुनर्विचार किया और फिर चौथी बार निर्णय सुनाया, दूसरी बार, चाहे मामला सिविल मामला हो
या क्रिमिनल हो उससे मतलब नहीं है। 2005 में एक केस आया, अशोक रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, और उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि अगर मेरे निर्णय से आपका घोर अन्याय हो रहा हो, न्याय की हत्या हो रही हो या न्याय विफल हो रहा हो, तो मैं अपने ही निर्णय पर आपका तीसरी बार भी विचार कर सकता हूँ और चौथी बार निर्णय सुना सकता हूँ उसी विषय पर तीसरी बार। यानी कि पहली बार निर्णय सुनाया तो मूल निर्णय, दूसरी बार उस पर पुनर्विचार करके सुनाया तो ये पुनर्विलोकन किया, और फिर पुनर्विलोकन के बाद भी एक बार उसका पुनर्विलोकन, यानी कि चौथी बार उसी मामले में फैसला सुनाया तीसरी बार। जो तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट उसी मामले में फैसला सुनाता है उसका नाम हमने बताया था क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका, आरोग्यकारी याचिका, दोषहारी याचिका, निरोगकारी याचिका, जो भी कहिए। यानी कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन कर सकता है। अब पूछा गया कि ये पावर किस अनुच्छेद में आपका है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये मेरा इनहेरेंट पावर यानी कि सहज शक्ति, अंतर्निहित शक्ति है, और ये किस में समाहित है, अनुच्छेद 142। तो ये आपका, यानी कि पहला नियम ये आया कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय, आदेश इत्यादि का केवल पुनर्विलोकन ही नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी कि फिर उसको आपका एक बार और पुनर्विचार कर सकता है। अब आइए आपराधिक मामलों में। देखिए सुप्रीम कोर्ट में फिर बता दूं, चाहे मामला आपराधिक हो चाहे सिविल, सुप्रीम कोर्ट को प्रत्येक मामले में ये जुरिडिक्शन प्राप्त है। कोई सीपीसी और सीआरपीसी नहीं देती, बल्कि कौन देता है उसे, संविधान। अब अगला आइए क्रिमिनल मामला। आइए, चाहे हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, यानी कि चाहे उच्च न्यायालय हो या आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, आपराधिक मामलों में अगर आपराधिक मामलों में एक बार न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ने निर्णय सुना दिया, उस पर हस्ताक्षर कर दिया, तो सामान्यतः उसको बदल नहीं सकते, उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते, यानी कि उसका रिव्यू जनरली नहीं कर सकते, यानी कि फिर से उस पर पुनर्विचार करने का पावर नहीं है, चाहे वह हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया हो आपराधिक मामलों में या लोअर कोर्ट ने। तो कौन सी धारा आपराधिक मामलों में पुनर्विलोकन या रिव्यू पर रोक लगा देती है, तो सीआरपीसी की धारा याद रखिएगा 362 यानी कि 362। तो कौन सी त्रुटि सुधारी जा सकती है, आपका लिपिकीय और गणितीय। तो फिर एक बार याद रखिए, जो क्वेश्चन का मॉडल यहाँ एपी और जे में बना है कि सीआरपीसी के तहत किसका प्रावधान नहीं है, निर्देश दे देगा, पुनरीक्षण दे देगा, अपील दे देगा और पुनर्विलोकन दे देगा। तो आपराधिक मामलों का क्या नहीं हो सकता, पुनर्विलोकन। कौन सी धारा प्रतिबंध लगाती है, तो सीआरपीसी की धारा 362। अब सिविल मामला देखा जाए। जहां तक सिविल मामलों की बात है, आइए सिविल मामलों में हमें उठाना है जो पुनर्विलोकन सिविल मामलों का हो सकता है, यानी कि न्यायालय एक बार जब फैसला डिक्री या आदेश पारित कर चुका है, तो अगर मामला सिविल मामला है तो पुनर्विलोकन करके अर्थात पुनः विचार करके पुनः विचार सिविल न्यायालय कर सकता है, और पुनः विचार की जो शक्ति उत्पन्न होती है
वह आदेश 20 के, इधर आगे बैठिए हो, नए लोग भाई आगे बैठिए, पीछे पंचौरा वाले ज़्यादा रहते हैं, उधर ना बैठा करिए इधर आके बैठा करिए। तो आदेश 20 के किस नियम में उत्पन्न होती हैं? 3 में। अब इसके लिए जो सब्सटेंसिव प्रोविजन है, सारवान प्रावधान है पुनर्विलोकन का, वह सीपीसी की धारा 114 में है। और जो प्रोसीजर दिया गया है, पुनर्विलोकन की प्रक्रिया दी गई है, वह आपका दी गई है आदेश 47। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं डिटेल में, अब उसके बाद 114 बताएंगे और फिर कौन सा आर्डर? 47। अब देखिए आपका कहा क्या गया है, आदेश 20 का नियम 3, 2-3 लाइन में देखना है। आदेश 20 का नियम 3 ये बताता है कि जब एक बार सिविल मामलों में न्यायालय ने फैसला या जजमेंट या निर्णय सुना दिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिया है, तो सामान्यतः अब उस निर्णय में वह न्यायालय न तो कोई परिवर्तन करेगा, न ही परिवर्धन करेगा, यानी कि न कोई चेंजिंग करेगा और न ही कुछ ऐड कर सकता है, यानी कि अब संशोधन करने की क्षमता सामान्यतः उसमें नहीं है। लेकिन इसी में आपका लेकिन लगा है, सिवाय लगा है, तो लेकिन आपका धारा 152 सीआरपीसी के तहत और पुनर्विलोकन करके वह निर्णय में संशोधन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, परिवर्धन कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आदेश 20 का नियम 3 सीपीसी का ये अनुज्ञा देता है सिविल न्यायालयों को कि आप निर्णय सुनाने के बाद भी उसमें कुछ दशाओं में चेंजिंग कर सकते हैं। तो 2 दशाएं हैं, एक धारा कौन लिखी गई है बेयर एक्ट में? 152, और दूसरा क्या लिखा है? पुनर्विलोकन, यानी कि रिव्यू। अब समस्या ये आती है कि 152 सीपीसी में क्या है? तो 152 में आपका है कि सिविल न्यायालय निर्णय सुनाने के बाद भी या तो सुमोटो से, यानी कि स्वप्रेरणा से, या किसी पक्षकार के एप्लीकेशन पर जो निर्णय में आपका लिपकीय त्रुटि, क्लर्कियल मिस्टेक या मैथमेटिकल मिस्टेक हो गया है, उसको सुधार सकते हैं। तो क्लर्कियल और मैथमेटिकल मिस्टेक को सिविल मामलों में भी सुधारा जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से कौन सी धारा है? 152। और दूसरा आदेश 20 नियम 3 में कहा गया है कि पुनर्विलोकन न्यायालय कर सकता है। तो पुनर्विलोकन का मतलब कि अपनी द्वारा दिए गए निर्णय पर एक बार पुनर्विचार कर सकता है, और न्यायाधीश को लगता है कि हमारा निर्णय गलत है, तो उसको क्या कर सकता है? या तो रद्द कर सकता है या उसमें कुछ चेंजिंग ला सकता है। तो पुनर्विलोकन कहाँ से उत्पन्न होता है सिविल मामलों में? तो आदेश 20 के कहाँ से? 3 से। इसी में आपको समझना है, एक और बात समझना है, आपका वो पूछा जाता है कि कब कोई निर्णय कंक्लूसिव हो जाता है, निश्चायक हो जाता है, या आपका, तो फिर एक बार याद रखिए, आदेश 20 नियम 3 में ही आपका जो जजमेंट है वह कब निश्चायक होता है, ये बताया गया है। यानी कि जब एक बार फैसला सुना दिया गया, न्यायाधीश ने साइन कर दिया, तो वह फैसला कंक्लूसिव हो गया, निश्चायक हो गया, और सामान्यतः अब उस फैसले में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, संशोधन नहीं किया जाएगा। इसका 2 अपवाद हैं, धारा 152 के तहत संशोधन और दूसरा पुनर्विलोकन द्वारा। यानी कि अगर कोई पूछे
कि सिविल न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय निश्चायक होता है, कंक्लूसिव होता है, अकाट्य होता है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये भी नियम आदेश 20 के नियम 3 से। इसके दो अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? धारा 152 और पुनर्विलोकन। इस प्रकार आपका जो सामान्य बात जहाँ से पुनर्विलोकन जन्म लेता है वह बताया गया। अब आ जाइए सेक्शन 114। अब सही रहेगा आपका पुनर्विलोकन के बारे में जो सामान्य नियम था आपने पढ़ लिया। अब सेक्शन वाइज शुरू किया जाए। निकाल लीजिए भाई सेक्शन। धारा 114 निकाल लीजिए और तब 114 के बाद आपका आदेश जो शुरू किया जाएगा 47। देखिए क्या कहा गया है। 114 पुनर्विलोकन पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुनर्विलोकन कब कराया जा सकता है, इस बात का उल्लेख या सारवान उल्लेख धारा 114 में किया गया है और 3 दशाएं दी गई हैं। देखिए एक एक दशा हम आपका मैंने बता रहे हैं। 114 का ये पहले देखिए। किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने कोई डिक्री पारित किया है या कोई आदेश पारित किया है और वह जो डिक्री है या आदेश है अपीलीय है। अपीलीय का मतलब ये हुआ कि पक्षकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऊपर के न्यायालय में उस डिक्री या आदेश की क्या कर सकते हैं? अपील। माने कानूनन परमिट है कि नहीं परमिट है। तो पक्षकार उस डिक्री या आदेश की अपील न करें और अपील न करके उसी न्यायालय में जिसने वह डिक्री या आदेश पारित किया है आपका 30 दिनों के अंदर आवेदन दें। और किसके लिए? पुनर्विलोकन के लिए। और न्यायालय से कह सकें कि हजूर आप ही इस मामले पर एक बार क्या करिए? पुनर्विचार। तो कब? अब आइए पहला नियम आया कि कब पुनर्विलोकन कराया जा सकता है। तो जो जिस मामले में कोई डिक्री पारित की गई है या आदेश पारित किया गया है और उस डिक्री या आदेश की अपील कानूनन संभव है तो पक्षकार अपील न करके क्या करा सकता है? पुनर्विलोकन। दो विकल्प हैं, या तो अपील में चला जाए तो अब पुनर्विलोकन में नहीं जाएगा, या कहाँ जा जाए? पुनर्विलोकन में। तो कहाँ नहीं जाएगा? अब अपील में। याद रखिएगा, या तो पुनर्विलोकन कराए या कहाँ जाए? अपील में। दोनों में से कोई एक विकल्प क्या करना है? चुन लेना है। अगला देखिए। किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, परमिटेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने कोई डिक्री पारित की है, कोई आदेश पारित किया है और सीपीसी के तहत उस डिक्री या आदेश की अपील संभव नहीं है। यानी कि आप ऊपर के न्यायालय में जाकर उसकी अपील नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कानून अपील पर क्या लगाता है? रोक। तो अपील यानी कि जिसकी अपील संभव नहीं है कानूनन, तो उस मामले में आप क्या करा सकते हैं? आपका पुनर्विलोकन करा सकते हैं। यानी कि उसी न्यायालय में जाइए और कहिए कि हजूर एक बार आपने डिक्री पारित की आदेश, तो इस पर एक बार क्या कर लीजिए? विचार। इसी को रिव्यू कहा जाता है।
तो भाई दो अभी पॉइंट बताया गया। पहला, कब रिव्यू कराया जा सकता है, जहां की डिक्री या आदेश की अपील संभव थी लेकिन अपील की नहीं गई। दूसरा, कब कराया जा सकता है, जहां की अपील संभव नहीं है, तब रिव्यू करा दीजिए। और तीसरा देखिए, एक ही बचा है, ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल काजेज कोर्ट ने अर्थात लघुवाद न्यायालय ने या खफीफा न्यायालय ने हाई कोर्ट को मामला निर्देशित किया। हाई कोर्ट ने लघुवाद न्यायालय को धारा 113 के तहत निर्देश पर कुछ राय दी, ओपिनियन दी, और उस ओपिनियन के तहत लघुवाद न्यायालय ने कोई आपका कह सकते हैं कि विनिश्चय किया, फैसला किया। तो क्या लघुवाद न्यायालय उस फैसले का पुनर्विलोकन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यानी कि फिर एक बार देखिए, धारा 113 आपको रिफरेंस बताया गया, यानी कि लघुवाद न्यायालय ने हाई कोर्ट को निर्देशित किया कि हजूर इस मामले में हमें राय दे दीजिए। हाई कोर्ट ने धारा 113 के तहत लघुवाद न्यायालय को राय दी। लघुवाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। तो क्या लघुवाद न्यायालय ऐसे फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है कि नहीं, रिव्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो 3 पॉइंट याद रखिएगा कब रिव्यू हो सकता है। तीनों हमने दो दो बार देखे। अब आपका बेरक देखिए, अपने को व्यथित मानता है, माने जो व्यक्ति पीड़ित व्यथित मानता है, एग्रीड मानता है, वह डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से तो पुनर्विलोकन की मांग किस न्यायालय से की जा सकती है? जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी या क्या पारित किया था, आदेश। कौन कर सकता है? जो व्यथित है, यानी कि जो डिक्री या आदेश का पक्षकार है। आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा। तो निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए एप्लीकेशन दे सकेगा। तो समय सीमा याद रखिएगा, कितने दिनों में देगा? 30 दिन के अंदर। अगर डिले करता है तो डिले का क्या बताए, रीजन। और न्यायालय उसके बाद ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसे क्या लगे उचित। यानी कि पुनर्विलोकन द्वारा या तो निर्णय में संशोधन कर दे, निर्णय को बनाए रखे, या निर्णय को उलट दे। ये सभी पावर पुनर्विलोकन की शक्ति में क्या है, समाहित। तो इस प्रकार आपका जो पुनर्विलोकन का सारवान प्रावधान था वह आपका समाप्त हो गया। अब आर्डर निकालिए और आर्डर देखा जाए 47 निकालिए। आपका धारा 47 से भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चन आपके अच्छे बनेंगे। तो आर्डर 47 निकालिए, प्रथम अनुसूची में है। देखिए आपका, फिर एक बार देखिए, कब पुनर्विलोकन डिक्री या आदेश का कराया जा सकेगा, उस बिंदु को धारा 114 बताती है। लेकिन किस आधार पर कराया जा सकता है, किस बेस पर आप जाएंगे पुनर्विलोकन में, आपका आधार क्या होगा और प्रोसीजर क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, वह आधार और प्रक्रिया धारा 114 न बताकर सीपीसी का कौन सा आर्डर बताएगा, 47। देखिए आपका आर्डर 47 रूल 1 आदेश 47 नियम 1 महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आधार बताता है। देखिए, जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है
किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है। तो ये तो हमने धारा 114 में भी बताया कि कब पुनर्विलोकन कराया जा सकता है। तो जो धारा 114 में 3 बातें हैं, वही बातें पहले आदेश 47 के नियम 1 के उपनियम 1 में है। तो फिर एक बार देखिए, तीनों बातें फिर याद रखिए कब रिव्यू कराया जा सकता है। तो तीनों बातें दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बात, कोई डिक्री या आदेश है जिसकी अपील हो सकती है कानूनन, लेकिन अपील नहीं की गई है, तब रिव्यू। दूसरा, डिक्री या आदेश पारित किया गया है जिसकी कोई अपील कानूनन संभव नहीं है, तब आप रिव्यू करा सकते हैं। और तीसरा, लघुवाद न्यायालय के आपका लघुवाद न्यायालय ने विनिश्चय दिया है और निर्देश पर दिया है, तो उसमें भी आप क्या करा सकते हैं, रिव्यू। ये तो धारा 114 में जो था, ये 3 बातें शुरुआती दौर में आदेश 47 के नियम 1 में भी सेम बताई गई हैं। अगला देखिए, इसमें अपने को व्यथित समझता है जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था। अब आधार एक एक करके शुरू किया जाए। पुनर्विलोकन के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं, तो आप क्या क्या आधार उठा सकते हैं। उन आधारों को लिखते समय अलग अलग किया जाता है और 2-3 लाइन उसकी व्याख्या भी की जाती है। एक एक आधार को हम शुरू करते हैं। पहला आपका आधार है कि ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात का पता लगा है, यानी कि पक्षकार जो पुनर्विलोकन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, पहला तर्क ये उठा सकता है कि हजूर, जब मुकदमा चल रहा था, जब आपने फैसला दिया था आपका, उस समय ये जो नई और महत्वपूर्ण बात थी उसका पता ही नहीं चला था, और जब आप फैसला दे चुके हैं तब ये नई बात आ गई है या महत्वपूर्ण बात है। और अगर इस नई बात को या महत्वपूर्ण बात को आप साक्ष्य में स्वीकार कर लेते हैं, तो जो आपने पूर्ववर्ती डिक्री या आदेश पारित किया है उसमें बदलाव आ सकता है, चेंजिंग आ सकती है। अतः नई और महत्वपूर्ण बात हमें मिल गई है, अतः आप अपने किए पर पुनर्विचार करिए और पुनर्विचार करके अपने पूर्ववर्ती डिक्री या आदेश को क्या करिए, सेट साइड। तो पहला आधार भी तैयार रखते रहे। पहला आधार क्या है कि निर्णय के बाद क्या मिली है, नई और महत्वपूर्ण बात। दूसरा है साक्ष्य के पता चलने से। अब यहाँ भी आपका महत्वपूर्ण मामला है। दूसरा आधार है कि कुछ नया एविडेंस मिला है। अब यहाँ पक्षकार को देखिए क्या दिखाना पड़ेगा। जो व्यक्ति न्यायालय से पुनर्विलोकन की मांग कर रहा है, उसे दूसरा जो आधार है पुनर्विलोकन का, वह ये है कि हजूर, जिस समय में मेरा मुकदमा आपके न्यायालय में चल रहा था, ये जो एविडेंस हैं, यानी कि ये जो साक्ष्य हैं, ये पता ही हमें नहीं चल पाया कि ये भी एविडेंस मौजूद हैं। और आपने जब फैसला दे दिया तब इस नए एविडेंस का क्या चला है, पता। और अगर मैं ये नया एविडेंस पेश कर दूं तो आपका जो पुराना फैसला है वह परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि वह फैसला आप कहेंगे कि वह गलत था फैसला, अतः नया साक्ष्य मिला है। और हाँ, फिर से आप अपने किए पर एक बार क्या करिए, पुनर्विचार। जैसे कि उदाहरण के रूप में
जो लोग एपीओ में 2-4 नंबर से रुक गए हैं उनको अपने किए पर पुनर्विचार करना चाहिए, कहाँ कमी रह गई, और अगली जो वैकेंसियां आने वाली हैं तमाम राज्यों की उसमें ये कमियां दूर हो जाए, ये भी खोजना चाहिए। यानी कि आप भी अपने किए पर पुनर्विचार करिए और कहाँ कमी रह गई इसको खोजिए। जैसे कि फिर एक बार बैक होया जाए इसको। हजूर नए साक्ष्य का पता लगा है, और जो नया साक्ष्य था आपका, कह सकते हैं कि नए साक्ष्य का पता लगा है, और जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात उस समय जब आपने डिक्री पारित की थी या आदेश दिया था उसके ज्ञान में नहीं था। अर्थात इसका मतलब कि हजूर कोई नया साक्ष्य मिला है, और जिस समय आपने निर्णय दिया, डिक्री पारित की, आदेश पारित किया, ये जो नया साक्ष्य है मेरे नॉलेज में ही नहीं था। अगर मेरे नॉलेज में रहता तो उसी समय मैं ये नया साक्ष्य क्या करता, पेश। अतः मेरे नॉलेज या ज्ञान में ही नहीं था, अब मेरे ज्ञान में आया है। अतः आप अपने किए पर पुनर्विचार करिए और अपने निर्णय को परिवर्तित करिए डिक्री आदेश को, क्योंकि हमारे पास आपका नया साक्ष्य क्या हो गया है, मौजूद। तो पहला आपका आधार था नई निर्णय डिक्री के बाद नई और महत्वपूर्ण बात का पता चलना। दूसरा आधार क्या था, नए साक्ष्य का पता चलना। लेकिन इसमें सतर्क रहना है कि नए साक्ष्य का केवल पता नहीं चलना, बल्कि आपका ये जो नया साक्ष्य था, आपने जब निर्णय दिया, डिक्री पारित किया, उस समय हमारे ज्ञान में नहीं था। अतः अब ज्ञान में आया है और इस साक्ष्य को हम पेश कर देंगे तो ये जो निर्णय डिक्री है आपका क्या होगा, वो बदल जाएगा। अतः ये हमारा नया साक्ष्य स्वीकार करिए और अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर क्या करिए, एक बार पुनर्विचार। अगला देखिए, या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि हजूर एविडेंस तो मौजूद था और वह एविडेंस हमारे पास नहीं था, दूसरे के पास था। मैं कई बार आग्रह किया दूसरे से या सूचना के अधिकार के तहत भी मांगा, लेकिन वह साक्ष्य में मिल नहीं पाया। इसलिए समय पर मैं वह साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। यानी कि मैं वह साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपका मैं पेश नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकते थे? तो कारण बताना होगा। कारण, सबसे उचित कारण है कि हजूर विपक्षी ने उसको चुरवा दिया था, ये भी हो सकता है। और जब निर्णय आ गया तो वह साक्ष्य क्या हो गया, प्रकट हो गया। भाई विपक्षी ने क्या किया था, उस एविडेंस को आपका छुपा दिया था, और जब आप फैसला दे दिए तो उसने क्या कर दिया, ओपन। तो मैं कहाँ से वह पेश कर सकता था? अब मेरे हाथ में लगा है, अब मैं पेश कर रहा हूँ। दूसरा तर्क ये उठा सकते हैं, आरटीआई भी उठा सकते हैं कि हमने सूचना के अधिकार के तहत मैंने दस्तावेज मांगा था, आरटीआई के तहत हमें दस्तावेज मिला ही नहीं। हमने उसकी अपील की थी कि हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया जाए, और इसी बीच आपने क्या दे दिया, फैसला। और आपके फैसले के बाद हमारे पास क्या आया, डॉक्यूमेंट। तो ये नई बात आ गई है। अतः आप अपने फैसले में क्या करिए, बदलाव। तो 3 आधार हम बता चुके हैं। चौथा देखिए, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हजूर आपके निर्णय या डिक्री या आदेश में कोई मिस्टेक हो गया है, कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती है।
और वह जो गलती है वह देखने से ही प्रकट होती है, तो देखने से ही प्रकट होती है। इसको लीगल भाषा में कहते हैं सकृत दर्शने। सकृत दर्शने का मतलब प्राइमा फेसाई, यानी कि सरसरी तौर पर अगर आपके फैसले को देखा जाए तो पहली नज़र में ही आपके फैसले में आपका कह सकते हैं कि कोई भूल या गलती मालूम चल जाएगी। आप खुद अपना फैसला एक बार पढ़िए और विधि की या तथ्य की आपने क्या की है गलती। जिस कानून के तहत मामला था आपने उस कानून को अप्लाई ही नहीं किया, आपसे ही गलती हो गई है। अतः आप अपने किए पर पुनर्विचार करिए, यानी कि अपने निर्णय पर एक बार क्या करिए, पुनर्विचार, और उस गलती को क्या करिए, सुधारिए। अब प्राइमा फेसाई जो शब्द है आप देख सकते हैं, एविडेंस की धारा 93 में भी देख सकते हैं कि अगर किसी दस्तावेज में ऐसी संदिग्धता है, एम्बिगुअस है, त्रुटि है, मिस्टेक है जो प्राइमा फेसाई दिखाई दे। प्राइमा फेसाई का मतलब कि जैसे ही दस्तावेज पढ़ा जाए वैसे ही वह गलती क्या हो जाए मालूम। तो आप लोग बताइए, क्या अब उस गलती को, दस्तावेज में की गई गलती को सुधारा नहीं जा सकता? लेकिन निर्णय में अगर गलती हो गई तो इस आधार पर निर्णय में क्या किया जा सकता है, सुधार। दस्तावेज पक्षकार नहीं सुधार सकते, लेकिन अगर निर्णय देने में क्या हो गई है, कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, तो हम उस बारे में रिव्यू करा सकते हैं और न्यायालय से मांग कर सकते हैं कि आपने तथ्य की या विधि की कोई गलती की है, अतः आप अपनी गलती को क्या करिए, रिव्यू करके सुधारिए। तो एविडेंस की धारा आपका 93 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस गलती को दस्तावेज में, जैसे कि उदाहरण, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा 1000 या 1500 में बेचूंगा। अब 1000 कीमत देनी है कि 1500 देनी है, ये सर्टेन नहीं है। अतः यह दस्तावेज ही बेकार हो जाएगा और इसको सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर निर्णय में गलती हो गई, न्यायालय द्वारा दिए गए कोई त्रुटि हो गई, तो आदेश 47 का नियम 1 अभी चल रहा है। ऐसी त्रुटि के आधार पर हम उसी न्यायालय से मांग कर सकते हैं कि आप क्या कर लीजिए, एक बार पुनर्विचार, और इस गलती को क्या करिए, सुधारिए। अगला देखिए, आपका प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है, यानी कि अन्य पर्याप्त कारण भी आप दिखा सकते हैं। अन्य पर्याप्त कारण से चाहता है कि उसके विरुद्ध पारित डिक्री या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए, तो वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री या आदेश पारित किया था। तो पुनर्विलोकन किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? उसी न्यायालय द्वारा जिसने डिक्री या आदेश क्या किया था, पारित। क्या देकर याचिका दायर की जाती है कि वाद की आवेदन किया जाता है? कितने समय के अंदर किया जाएगा? 30 दिन। अगला देखिए, खंड 2 देखिए, वह पक्षकार जो डिक्री या आदेश की अपील नहीं कर रहा है, निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन इस बात के होते हुए भी कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा की गई अपील लंबित है, वहां के सिवाय कर सकेगा जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी दोनों के बीच सामान्य है, या जहां प्रत्यर्थी होते हुए वह अपील में वह मामला उपस्थित कर सकता है जिसके आधार पर वह पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करता है। इसमें समझिए, थोड़ा घुमावदार लिखा है शब्द, इसको समझना पड़ेगा, आपका सीधे नहीं लिखा है।
देखिए सामान्यतः मान लीजिए कि जिनके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वह एक से अधिक व्यक्ति है। तो एक पहले उदाहरण देखिए, मान लीजिए ए ने मुकदमा किया, बी के खिलाफ किया और किसके खिलाफ, सी के, और ए जीता है और बी ही क्या हुए हैं, सी हारे। और दोनों के खिलाफ दो डिक्री नहीं बल्कि डिक्री कितनी है, एक। बी जो हारा है वह अपील में चला गया और सी चाहता है कि उस निर्णय का हम क्या करवाएं, पुनर्विलोकन। तो कानून ये कहता है कि सामान्यतः सी पुनर्विलोकन करा सकता है भले ही बी कहाँ गया हो, अपील में। लेकिन लेकिन लगाना है, क्योंकि ऐसे मामलों में तो आपका दो निर्णय आ जाएगा। लेकिन अगर बी और सी के बीच जो पुनर्विलोकन या अपील का आधार है अगर वह सेम है, यानी कि एक समान है, यानी कि जिस आधार पर बी ने अपील की है उसी आधार पर आपका सी क्या चाहता है, पुनर्विलोकन। तो कानून ये कहता है कि अब पुनर्विलोकन सी नहीं करा सकता, क्योंकि वह मामला एक पक्षकार द्वारा कहाँ लेकर चला गया है अपील में। क्योंकि ऐसे तो दो निर्णय आ जाएंगे, एक पुनर्विलोकन न्यायालय निर्णय देगा और एक कौन न्यायालय, अपील, और दोनों निर्णय क्या हो जाएंगे, विरोधी। तो किस निर्णय को लागू कराया जाए, क्योंकि आधार सेम है, सब कुछ सेम है। और एक अगर पक्षकार ने अपील कर दिया है तो अब दूसरा पक्षकार अगर अपील माने अपील और पुनर्विलोकन का आधार क्या है, सामान्य है दोनों के लिए। तो क्या पुनर्विलोकन दूसरा पक्षकार अब करा सकता है कि नहीं, नहीं, क्योंकि बी और सी जिस आधार पर बी अपील किया है और सी क्या कराना चाहता है उसी न्यायालय में, पुनर्विलोकन, वह आधार क्या है, समान। तो समान है तो भाई आपका पुनर्विलोकन के लिए आवेदन नहीं दिया जाएगा। देखिए जो बातें लिखी गई हैं वह सिवाय करके लिखी गई हैं। क्या, हाँ ये आपका, नहीं नहीं, इसमें आपका देखिए ये नियम तब लागू होगा, पुनर्विलोकन पर तब रोक लगाई गई है जब पहले अपील एक पक्षकार ने कर दिया है। अब आप कह रहे हैं कि एक पक्षकार अगर मान लीजिए सी पहले पुनर्विलोकन के लिए एप्लीकेशन देता है तो क्या बी उस मामले में अपील कर सकता है कि नहीं, ये थोड़ा बताना, देख लेंगे तब बताएंगे भाई। ये थोड़ा उल्टा नियम चल जाएगा, जो हमने बताया फिर उसको समझिए। ये जो इसके विपरीत नियम लागू होगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा, हमें भी दिमाग में नहीं आ रहा है, लिखा भी नहीं गया है। लेकिन जो नियम है वो पहले समझ लीजिए, इसको हम फिर देख कर आएंगे, कल बताएंगे। नियम यह है कि अगर बी और सी दोनों हारे हैं, बी अपील में चला गया है पहले और उसी आधार पर सी चाहता है, आधार सेम है याद रखिए, सामान्य है दोनों के लिए, सी चाहता है कि हम न्यायालय में पुनर्विलोकन करा दें, तो सी को पुनर्विलोकन पर अब क्या लगा दी गई है, रोक, क्योंकि दोनों के आधार क्या है, सेम। अब इनका क्वेश्चन है कि मान लीजिए सी ही पहले पुनर्विलोकन के लिए एप्लीकेशन दे दे और बी चाहता है कि हम अपील में जाएं, तब क्या होगा। तो इसको हम देख लेंगे तब बताएंगे, क्योंकि आपका भाई हमें भी क्लियर नहीं है तो क्या मतलब, आगे देखिए। और तब जा सकता है, अलग अलग आधार हैं तो कोई रोक नहीं, लेकिन आधार सेम पर हमें चलना है। अगला देखिए आपका पुनर्विलो आदेश 47 नियम 2 निर्सित है, पढ़ना नहीं है। आदेश 47 नियम 3 पुनर्विलोकनों के आवेदनों का प्रारूप। तो जिस प्रकार अपील होती है जिस फार्म में जिस प्रारूप में, उसी प्रकार उसी प्रारूप में किसके लिए आवेदन दिया जाएगा, पुनर्विलोकन के लिए। आदेश
47 नियम 4 आवेदन कब नामंजूर कर दिया जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि जितने आधार हमने पुनर्विलोकन का बताया, आप पुनर्विलोकन करने गए हैं, न्यायालय को लगता है कि एक भी आधार मौजूद नहीं है, तो न्यायालय एप्लीकेशन को क्या करेगा, खारिज। भाई आप आधार बताए गए थे ना, आदेश 47 के नियम 1 में हमने कई आधार बताए और आपका नया साक्ष्य मिल गया। साक्ष्य हम पेशी समय पर नहीं कर पाए कुछ कारणों से, आपका तथ्य या विधि के आपसे निर्णय में गलती हो गई, नई बात मिल गई है, तो ये कुछ दिखाए नहीं है और बिना बेस के कहाँ चले गए, पुनर्विलोकन में। तो आपके पुनर्विलोकन का एप्लीकेशन ही कोर्ट क्या करेगा, खारिज। अगला देखिए, आवेदन कब मंजूर किया जाएगा। आपका कह सकते हैं कि ये आदेश 47 नियम 4 में ही है। तो आवेदन कब मंजूर किया जाएगा, तो जब न्यायालय को लगता है कि जो जिन आधारों पर पुनर्विलोकन कराया जा सकता है वे आधार मौजूद हैं, तो आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन स्वीकार करने से पहले विपक्षी को सूचना दी जाएगी और सुना जाएगा। तो इसी उदाहरण में चलिए, मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया था, ए के पक्ष में डिक्री पारित हो गई थी, बी हारा था, बी अपील में न जाकर उसी न्यायालय से पुनर्विचार की मांग किया, तो बी के पुनर्विचार की मांग वाला जो आवेदन है वह स्वीकार किया जाएगा, लेकिन किसको सुनने के बाद, ए को, यानी कि आरडी अल्ट्रम पर्टम। ये विरोध कर सकता है कि प्राइमा फेसाई इनका एप्लीकेशन क्या करिए, खारिज, कोई आधार ही नहीं है। बी कहेगा कि आधार हैं और हमारा एप्लीकेशन क्या करिए, स्वीकार। इसके बाद आ जाइए आदेश 47 नियम 5 देखिए, 2 या अधिक न्यायाधीशों से गठित न्यायालय में पुनर्विलोकन के लिए आवेदन। तो अगर 2 या 2 से अधिक जज थे, आपने पुनर्विलोकन का एप्लीकेशन दिया, तो सामान्यतः आपका उन्हीं जजों द्वारा उस पर विचार किया जाएगा और 6 मास तक रुका रहेगा मामला। 6 मास याद रखिए। तो ज़्यादातर लोअर कोर्ट में तो मिलते नहीं 2 या 2 से अधिक जज, कहाँ मिलते हैं, या तो हाई कोर्ट या कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। भाई पीठ कहाँ बनती हैं, या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में ही आइए, 2 जजों की बेंच ने एक बार सिविल मामलों में हाई कोर्ट में फैसला सुनाया। आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट के उन 2 जजों के द्वारा इस पर हम पुनर्विलोकन करवा दें, तो अगर वह जज दोनों मौजूद हैं तो उन्हीं के यहाँ पुनर्विलोकन का आवेदन दिया जाएगा। 6 माह तक इंतजार किया जाएगा। अगर 6 माह के अंदर वे दोनों जज उस पर सुनवाई नहीं कर पाते हैं, तब दूसरे जज के पास मामला जाएगा और अगर आपका पुनर्विलोकन पर जजों की राय बराबर हो गई तो आपका एप्लीकेशन खारिज हो जाएगा। यहाँ रेफरी का सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है ये, रेफरी का सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर एक बार देखिए, 2 जजों की पीठ थी, आपने उन्होंने फैसला दिया, आपने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दिया, रिव्यू में एक जज कह रहा है कि आपका इनका आवेदन खारिज किया जाए, एक जज कह रहा है कि निर्णय पलटा जाए, तो क्या तीसरे जज को जोड़ा जाएगा, नहीं। यानी कि इसका मतलब कि रिव्यू का जो मामला है, सतर्क रहिएगा, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरी या रेफरी का सिद्धांत लागू नहीं होता। अगर जजों की संख्या पक्ष और विपक्ष में क्या हो गई, बराबर, तो एप्लीकेशन क्या माना जाएगा, खारिज। भाई ये नहीं कि आपका अपील में ऐसा है तीसरा जज जोड़ा जाता है, पुनरीक्षण में भी है, आपका पुष्टि में भी है, लेकिन आपका किस में ये नहीं है, आपका पुनर्विलोकन में। तो अगला देखिए आपका
आवेदन कम नामंजूर किया जाएगा। 6 भी आपका जो आदेश 47 नियम 7 है ये पूछा जाता है। जो नामंजूरी का आदेश होगा वह अपीलीय न होगा और आवेदन की मंजूरी के आदेश पर आप आक्षेप कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उल्टा नियम चलेगा। फिर एक बार देखिए, उल्टा नियम भाई यहाँ थोड़ा चल रहा है। अगर ए ने एप्लीकेशन दिया कि हमारा पुनर्विलोकन का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाए और ए का पुनर्विलोकन का जो आपका आवेदन था वह डिसमिस हो गया, खारिज हो गया, तो आप लोग बताइए क्या इस आदेश जो डिसमिसल का आदेश है, क्या ए इस आदेश की आगे अपील कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। लेकिन रिवीजन हो सकता है। अभी हम बताएंगे क्या हो सकता है। जिन आदेशों या डिक्रियों की अपील संभव नहीं है, याद रखिएगा, उनका क्या हो सकता है? पुनरीक्षण। और अगली धारा में आपको पुनरीक्षण ही पढ़ाया जाएगा। फिर एक बार याद रखिए, अगली धारा में क्या आएगा? अब अगली धारा से थोड़ा शॉर्टकट में आएगा, 10-10, 15-15 धारा निकल जाएगी एक बार में। लेकिन आपका जो ये धारा 113-14 है, यही थोड़ा समय लेते हैं। फिर एक बार समझिए, थोड़ा दिमाग उल्टा करके चलना है। मैं फिर बता दूं, आदेश 47 का नियम जो 7 है उसमें दिमाग उल्टा करके चलाना है, नियम उल्टा है। फिर एक बार देखिए, ए ने, मान लीजिए कि ए ने आवेदन दिया कि हजूर इस आवेदन को स्वीकार करके और आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करिए, और ए का एप्लीकेशन ही क्या हो गया? खारिज। तो क्या ए इस खारिजी के आदेश की आगे जाकर अपील कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। लेकिन उल्टा आप समझिए, अगर ए का आवेदन क्या हो गया था? एक्सेप्ट हो गया था, तो विपक्षी उस मंजूरी के आदेश के खिलाफ ऊपर जाकर अपील कर सकता है और मांग कर सकता है कि जो मंजूर आवेदन पुनर्विलोकन का किया गया है उसे नामंजूर किया जाए, क्योंकि गलती से ये आवेदन मंजूर कर लिया गया। यानी कि फिर एक बार लास्ट में आइए, एक पॉइंट और बचा है पुनर्विलोकन में जो महत्वपूर्ण है, पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन। लेकिन फिर एक बार हम इसको बता रहे हैं कि अगर पुनर्विलोकन के लिए एप्लीकेशन दिया गया, वह एप्लीकेशन मंजूर कर लिया गया कि हाँ आपके पुनर्विलोकन होगा, तो उसकी अपील उस मंजूरी के आदेश के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? आगे अपील। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन ही क्या हो गया? डिसमिस, तो क्या उसकी अपील होगी कि नहीं? नहीं होगी। भाई दिमाग में बैठा रहे, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो जहां अपील संभव न हो, कल बता ही जाएगा, आप क्या करा सकते हैं? रिवीजन। और किस धारा के तहत? अगली धारा है 114 के बाद 115। अब लास्ट लाइन देखिए, आपका लास्ट जो पढ़ना है वह आपका पढ़ना है आदेश 47 का रूल 9। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। इसको जब भी पढ़िएगा तो आप जो सुप्रीम कोर्ट का केस था अशोक रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का, उसको कोरलेट करके पढ़िए। देखिए पहले डायरेक्ट पढ़ा दिया जाए, लास्ट नियम है ये। कुछ आवेदनों का वर्जन किया गया है। देखिए, पुनर्विलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी कि जब एक बार पुनर्विलोकन हुआ तो क्या दोबारा पुनर्विलोकन उसी न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है कि नहीं? नहीं कराया जा सकता।
ये पावर केवल उच्चतम न्यायालय को है, वह सीपीसी के तहत नहीं बल्कि किसके तहत, संविधान के तहत, वह भी अनुच्छेद 142 के तहत। 137 में तो एक बार पुनर्विलोकन किया ही है, फिर पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन। फिर एक बार याद रखिए, उदाहरण मैं बताता हूं। यानी कि सिविल मामलों में पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन पर रोक लगाई गई है, किस आर्डर के किस रूल में, तो आदेश 47 के किस नियम में, 9 में। यानी कि मान लीजिए ए ने पुनर्विलोकन के लिए एक बार आवेदन दिया, या तो इसका आवेदन खारिज हो गया या पुनर्विलोकन पर निर्णय आ गया, तो क्या ए उसी न्यायालय में दूसरी बार आपका उस निर्णय का पुनर्विलोकन करा सकता है कि नहीं, नहीं करा सकता। तो कहाँ पुनर्विलोकन के पुनर्विलोकन पर रोक लगाई गई है, आदेश 47 के किस नियम में, 9 में। लेकिन उच्चतम न्यायालय ऐसा कर सकता है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट नहीं। और वह जो कर सकता है वह सीपीसी में पावर नहीं मिलता, उसे पावर किस अनुच्छेद से मिलता है, 142। वो भी संविधान में लिखा नहीं गया था, केस के माध्यम से जबरदस्ती उच्चतम न्यायालय ने इस पावर को हथिया लिया है। और वह केस कौन सा है आपका, तो अशोक रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। तो एक बार बता दिया जाए सुप्रीम कोर्ट का लास्ट में, ताकि ये समाप्त हो। उच्चतम न्यायालय ने अगर पुनर्विलोकन में एक बार फैसला सुनाया, तो हुर्रा के केस में ये कहा गया कि अगर हमारे फैसले से घोर क्या हो, अन्याय, न्याय की हत्या हो, तो मैं चौथी बार पुनर्विलोकन कर सकूंगा, दूसरी बार। और ये फैसला चौथी बार होगा, तीसरी। और पुनर्विलोकन चौथी बार, दूसरी नहीं। पहले तो फिर एक बार देखिए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार फैसला सुना दिया, ये मूल फैसला हुआ, फिर उस पर विचार किया तो चौथी बार फैसला सुनाया, और फिर उस पर विचार किया तो चौथी बार, तो दूसरी बार वाला कहा जाएगा पुनर्विलोकन, और तीसरी बार वाला पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन। तो क्या पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते। और कौन सी आर्डर का कौन सा नियम इस पर रोक लगाता है, रटिए, आदेश 47 का कौन सा नियम, 9। भाई आर्डर 47 का कौन सा रूल आपका इस पर रोक लगाता है, 9। आप दूसरी बार निर्णय सुना सकते हैं पुनर्विलोकन में, तीसरी बार आपको पावर। तो भाई किसी को समस्या हो तो बताइए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का अलग मामला रखिएगा और सीपीसी में क्या रखिएगा, अलग। तो इस प्रकार आपका रिव्यू समाप्त हो गया, रेस्ट ले लीजिए।